नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका सीए हब के यूट्यूब चैनल पे गाइस। लास्ट टाइम हमने ब्रांच अकाउंट देखा था सीए इंटर आईपीसीसी वालों के लिए, जिसमें हमने देखा था ब्रांच जो है टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज योर इंडियन ब्रांच एंड सेकंड इज योर फॉरेन ब्रांच। ठीक है, तो हमने देखा था सर इंडियन ब्रांच और फॉरेन ब्रांच होती है। अब उसमें सर होती है जिसे हम इंडियन ब्रांच भी बोलते हैं, इंडियन ब्रांच, उसमें टू टाइप्स की ब्रांच होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है ना, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करती, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट एचओ मेंटेन करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच इतनी बड़ी होती है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन करती है। और उसमें हमने डिपेंडेंट ब्रांच में कुछ मेथड देखी थी सर, कैसे निकालता है, क्योंकि एचओ मेंटेन कर रहा है तो एचओ कैसे प्रॉफिट निकालेगा। तो यहाँ पे तीन वे पड़े थे, हमने थ्री टाइप्स की मेथड थी जो हमने देखी थी। द फर्स्ट वन इज योर डेटर्स मेथड, सेकंड इज योर स्टॉक एंड डेटर्स एंड थर्ड वन इज योर फाइनल अकाउंट मेथड। डेटर्स मेथड जो पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, याद कराओ मुझे सर। उसमें था एक अकाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। कौन सा बनता है? ब्रांच अकाउंट। उसमें क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा था सर। सबसे पहले ओपनिंग असेट लिख दीजिए और नीचे बाय में क्लोजिंग असेट लिख दीजिए। ठीक है, फिर बाय ओपनिंग लायबिलिटीज लिख दीजिए और टू में क्लोजिंग लायबिलिटीज लिख दीजिए। फिर जो गुड सेंड किया ना सर वो लिख दीजिए। और सर एचओ ने, किसने? एचओ ने जो एक्सपेंस किए ब्रांच के लिए वो सारे आप लिख दीजिए टू बैंक करके। और और सर एक चीज, जो ब्रांच ने पैसा भेजा है किसको? एचओ को, रेमिटेंस, वो लिख दीजिए। और गुड्स सेंड हुआ है तो गुड्स रिटर्न भी हुआ है किसके थ्रू? ब्रांच के थ्रू एचओ को, तो वो भी सर लिख दीजिए बाय में। इस तरह से आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आपको मिल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट मेथड, डेटर्स मेथड। सेकंड इज योर फाइनल अकाउंट मेथड। जो थी वो तो सर एकदम सिंपल थी, जो बचपन से करते आए हम। क्या था उसमें सर? कुछ नहीं, ओपनिंग था, क्लोजिंग था, परचेज, ये सब चीजें थी। एक्सपेंसेस से नेट प्रॉफिट आ गया, जैसे ट्रेडिंग पैनल बनता है नॉर्मल, वैसा ही बनाने का था। चलिए सर ये भी हो गया। द लास्ट वन जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब उसमें क्या था सर? उसमें हम अलग अलग सेपरेट लेजर बनाते हैं। ब्रांच का स्टॉक लेजर बनेगा, ब्रांच स्टॉक लेजर। उसी तरह ब्रांच डेटर्स लेजर बनेगा, ब्रांच लेजर डेटर्स अकाउंट। उसी तरह तुम्हारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, ब्रांच पीएनएल बनेगा। तो ये चार पांच अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच बनेगा। तो इस तरह से ये चार पांच अकाउंट बनेंगे, लेजर बनेंगे, और सारे ट्रांजेक्शन उसके होंगे। ब्रांच स्टॉक का जो प्रॉफिट या लॉस है वो ब्रांच पीएनएल में आएगा। ब्रांच एक्सपेंस को भी बैलेंसिंग फिगर निकाल के ब्रांच पीएनएल में डाल देंगे। फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा। ये हमने अभी तक पढ़ा था। अब सर ये जो मैंने बताया था, वो बताया था आपको कि ब्रांच को जो गुड्स मिलता है ना, यानी एचओ जो गुड्स बेचता है वो किस पे बेचता है? ऑन कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एचओ जो है ना गुड्स भेजेगा वो ऑन कॉस्ट भेजेगा, हो सकता है वो डायरेक्ट इनवॉइस प्राइस पे भेजे। सर क्यों एक एचओ ऐसा चाहेगा कि वो ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे भेजे? बड़ा सिंपल सा है कि एचओ नहीं चाहता, एचओ नहीं चाहता कि ब्रांच को पता चले कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ओके, या फिर उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसको कितने में ले रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, ये सब चीजें। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि कितने में मैंने लिया, यानी कॉस्ट पता चले। ठीक है, तो अब सर इसके लिए क्या करेगा? तो एचओ जब भी गुड्स बेचता है ना ब्रांच को, तो वो बोलता है देख बेटा, ये है ना इसकी इनवॉइस प्राइस है, मतलब तुझे इतने में सेल करना है, या सेलिंग प्राइस बोलता है कि इतने में सेल कर दे, बस बात खत्म। और कुछ नहीं बोलता है। अब उसने कितना प्रॉफिट ऐड किया है वो सब एचओ को पता है। वो जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेगा तब पता अपना आप करेगा वो। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो हो सकता है कि इनवॉइस पे भेजे। अगर इनवॉइस पे भेज रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? तो तीनों मेथड में इनवॉइस पे भेज सकता है, तो तीनों मेथड में हम कैसे निकालेंगे एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज जो हमने पढ़ी थी, डेटर्स मेथड। कौन सी पढ़ी थी? डेटर्स मेथड, जिसमें हमने देखा था ब्रांच अकाउंट बनता है और वो कॉस्ट पे था। अब यहाँ पे इनवॉइस पे भेज रहा है, किस पे भेज रहा है? इनवॉइस पे। तो जैसे ही एचओ ने गुड्स भेजा होगा ब्रांच को, ठीक है, तो उसने एंट्री की होगी, ये देखिए एचओ। अब जरा सुनना, एचओ की बुक्स में जब गुड्स भेजा, किसको भेजा? ब्रांच को भेजा, तो उसने क्या एंट्री की होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये एंट्री की होगी। डेटर्स मेथड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऑन कॉस्ट था तो बेटा यहाँ पे अपन कॉस्ट प्राइस लिखते थे, कॉस्ट। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो है नहीं। यहाँ पे ऑब्वियसली उसने किस पे भेजा है? इनवॉइस पे भेजा है। तो उसने अपनी बुक्स में एंट्री भी जो पास की होगी ना, वो किस पे की होगी? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे की होगी? इनवॉइस प्राइस पे।
ठीक है, तो उसके पास जो गुड्स आया वो किस पे आया होगा, इनवॉइस प्राइस पे। बेटा अगर गुड्स इनवॉइस पे आया तो जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी किस पे होगा, इनवॉइस पे, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी किस पे होगा, इनवॉइस पे। ये आपको समझ में आता है क्या? वेरी गुड। अब हमको निकालना है प्रॉफिट। अब जब अपन प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनवॉइस प्राइस में से जितना प्रॉफिट है ना उसको सेपरेट करना पड़ेगा। सर क्यों करना है, मतलब क्या फर्क पड़ता है? तो बेटा बहुत फर्क पड़ता है, आप देखिए समझिए। देख अगर मेरा मैं नॉर्मल जैसे ये ब्रांच अकाउंट में आता हूँ, ठीक है, अब सपोज कुछ नहीं है, एचओ से गुड्स आया है, 120 रुपए। मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 थी, इनवॉइस प्राइस इसकी 120 थी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी, और इनवॉइस प्राइस कितनी थी, 120 थी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थी अपने सामने। अब ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, सीधा गुड सेंड टू ब्रांच कितना है, 120। अब ब्रांच ने इसको सेल कर दिया और जो पैसा आया बाय कैश वो एचओ को भेज दिया 120। ठीक है, रेमिटेंस कर लिया पूरा का पूरा। अब जब एचओ अपना बना रहा था ब्रांच अकाउंट, और अगर उसने इनवॉइस पे बनाया है, किस पे बनाया है, इनवॉइस प्राइस पे, ये इनवॉइस पे भेजा था, ये इनवॉइस प्राइस थी। और अगर ये प्रॉफिट सेपरेट नहीं करता है तो बेटा पता है यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। तो क्या रियल में क्या ब्रांच ने प्रॉफिट नहीं कमाया, क्या कमाया ना सब 20 रुपए, तो किधर किधर गया, वो किधर है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो रियल प्रॉफिट आए इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, जो भी लोडिंग यानी प्रॉफिट जो भी था गुड्स सेंड में उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे अकाउंट बनेंगे ना तो अपन ऐसा लिखेंगे इसको, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिखूंगा लोडिंग। लोडिंग मतलब प्रॉफिट ही है ये, जो भैया था कितना था बेटा, 20, बराबर 20 था, 120 में 20 का प्रॉफिट था, तो सेपरेट कर लिया मैंने। अब बताओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा? अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा आपको कि सर नेट प्रॉफिट 20 रुपए आएगा। अब बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल सर बराबर है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि लोडिंग को सेपरेट करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट को सेपरेट करना पड़ेगा। अब ये प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ पे इंक्लूड होता है, एक तो होता है स्टॉक जहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। ठीक है, इन जगह यहाँ पे होगा। सर सेल्स में नहीं बेटा, सेल्स तो सेल्स में से माइनस मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 120 में से 20 माइनस कर लिया तो फिर वही पोजीशन हो जाएगी, जीरो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स में से नहीं करना है, बिकॉज सेल तो इनवॉइस पे ही होना था, इसके लिए सेल में से आपको माइनस नहीं करना है। आपको सिर्फ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच और गुड रिटर्न टू ब्रांच, बस ये इन्हीं में से लोडिंग प्रॉफिट माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मेट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इससे आगे जो हमने पढ़ा था, पहले जो पढ़ा है ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट वैसा ही है पूरा, सिर्फ यहाँ पे स्टॉक है ना, स्टॉक उनको अपने को देखने का है। तो सबसे पहले बताइए स्टॉक कहाँ पे सर, ये रहा स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे बना रहा है, यानी इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा है तो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। तो बताइए क्या ओपनिंग स्टॉक में इनवॉइस प्राइस यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है कि नहीं है? बिल्कुल सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ये। तो इसका जो ये प्रॉफिट वाला पार्ट है इसको हमको सेपरेट करके अपोजिट साइड में लिखने का है। तो यहाँ पे मैं इसको अपोजिट साइड में लिख दूंगा, तो मैं लिखता हूँ बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ठीक है, अकाउंट लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट था वो मैंने अपोजिट साइड में लिख दिया, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, तो एक तो स्टॉक यहाँ पे आया। टू कैश में प्रॉफिट नहीं होता है, गुड सेंड टू ब्रांच, यस सर इसमें भी प्रॉफिट होगा क्योंकि ये भी किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका भी प्रॉफिट होगा। इसको भी आपको साइड में अपोजिट साइड में लिखने का है। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये रहा, ये सामने सामने आ गया। ठीक है, बाय गुड सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग आ गया आपका। अब देखिए आगे, सर गुड्स सेंड हुआ, वैसे गुड्स रिटर्न भी तो हो सकता है, बिल्कुल गुड्स रिटर्न हुआ, तो ये देखिए ये गुड्स रिटर्न हो गया। इसका जो प्रॉफिट होगा वो भी अपोजिट साइड में मिल जाएगा, ये अपोजिट साइड आ गया। ठीक है, और कहाँ पे देखो सर, क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट भी होगा, तो ये भी अपोजिट साइड में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व। आपको बता दूं वर्डिंग कैसे यूज करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे टू स्टॉक रिजर्व ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन लिखने का है। ठीक है, या टू स्टॉक रिजर्व आप लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और जो गुड सेंट है ना उसको आपको लिखने का है बाय गुड सेंट और ब्रैकेट में लिखने का लोडिंग। चलिए जी, अब गुड्स इन ट्रांजिट होता है, वो भी तो गुड्स से बेटा, तो उसमें भी हो सकता है, हमने लास्ट समय दिखा था गुड्स गुड्स इन ट्रांजिट है,
और वो भी अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका भी लोडिंग सामने निकालना पड़ेगा। बाकी कोई चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। जो चेंज हुई है वो मैंने हाईलाइट कर ली है, तो आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंज हुआ है यहाँ पे पहले वाले सब में और इसमें। ठीक है, तो ये आपका था इनवॉइस प्राइस पे, इसमें था इनवॉइस प्राइस पे। तो कुछ नहीं करना है, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग सामने लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग सामने लिख दीजिए, गुड्स सेंड का लोडिंग सामने लिख दीजिए, गुड्स रिटर्न का लोडिंग उसके सामने लिख दीजिए बस। और गुड्स इन ट्रांजिशन तो जहाँ पे लिखा है उसका अपोजिट साइड में लिख दीजिए, खत्म। यानी गुड्स 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 बस। एक्सपेंस को छेड़ना मत, वहां पे कुछ भी प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, तो एक्सपेंस की बातें नहीं करनी हमको, सिर्फ इसकी बात करनी है। बोलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ये था आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट का डेटर्स मेथड एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है गाइस, तो ये एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टीज है नहीं, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, वैसे ही प्रॉफिट निकलेगा, वैसे ही वर्डिंग आएगी, सब आएगी, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकंड मेथड जो हमने देखा था स्टॉक एंड डिटेल्स मेथड, अब उसमें क्या होगा उसमें जो लोडिंग होगा ना, अब यहाँ पे आपको पता है हमने सब लेजर अकाउंट अलग अलग बनाए थे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बिल्कुल सर, फिर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने बोला था लोडिंग कहाँ पे आता है, ब्रांच स्टॉक में। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है ना वो पूरा बनेगा इनवॉइस प्राइस पे। तो ये आपका ब्रांच स्टॉक है, ये पूरा का पूरा जो बनेगा ये बनेगा आपका इनवॉइस प्राइस पे, इस पे बनेगा इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, तो जहां जहां पे आपका गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम फंडा, वो इनवॉइस पे आएगा। तो ये देखिए, बट इसका सर लोडिंग क्या इसी के अकाउंट के सामने लिखेंगे, नहीं, इसका लोडिंग जो है ना वो हम एक जगह निकालेंगे, अलग से लेजर अकाउंट बनाएंगे। मैंने बोला था यहाँ पे सब चीजों का सेपरेट लेजर बनता है, तो यहाँ पे लोडिंग का भी सेपरेट लेजर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है, आपने जब ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो उसका जो लोडिंग है ना वो सामने की साइड लिखना, अपोजिट साइड में, बट कौन से अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे एरो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान कीजिए, ये देखिए इसका लोडिंग इधर ये आ गया। तो आपको जो दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसका लोडिंग आया बाय स्टॉक रिजर्व, सेम वर्डिंग वैसे ही है जैसे डेटा ब्रांच अकाउंट में थी, डेटस मेथड में थी, वैसे ही है, बस यहाँ पे लेजर अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद गुड्स सेंड किया तो बेटा गुड्स सेंड का भी लोडिंग ये इधर आ गया। उसके बाद मैंने बोला सेल्स का लोडिंग आपको हटाना नहीं है, रिटर्न किया तो रिटर्न का भी लोडिंग इधर आ गया, ये आपको दिख रहा है। ब्रांच लोडिंग ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग इधर आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक का आपका लोडिंग हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शायद रह गया है, कोई बात नहीं, आप ये लिख देना टू स्टॉक रिजर्व कैरिड डाउन। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा, टू स्टॉक रिजर्व कैरिड डाउन। ओके, अब सर ये सब तो हो गया, चलो ये तो समझ में हमको आ गया कि अपोजिट साइड में लिखने का है और लोडिंग आ जाएगा अपना। अब सर क्या आगे क्या करना है, तो देखो बाकी चीज सेम रहेगी, सेल्स किया है तो ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल पे, कैश पे ब्रांच कैश अकाउंट। ओके, तो ये आपका आ गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक सब अपने लिख दिया है, फिर वापस वही चीज आएगी, सर सरप्लस आएगा या लॉस आएगा। अब जरा सुनना, अगर सरप्लस आया, क्या आया आपका, सरप्लस आया, तो वो सरप्लस ट्रांसफर आपको करने का है पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, सरप्लस पूरा ट्रांसफर कर लीजिए। और इसी तरह अगर आपका लॉस भी आया तो भी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब सर एक चीज हो सकती है, कभी कभी यहाँ पे होता है कि गुड्स लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस की कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है, अगर आपने कंसाइनमेंट भी पढ़ा हो तो पता होगा, बट यहाँ पे अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो देखिए दो टाइप का होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मली हम बात करते हैं लॉस दो टाइप का होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है, बट एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी। नॉर्मली वो एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ब्रांच पी&एल में। कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ब्रांच पी&एल में। बट ये बताओ, जो ब्रांच है उसका तो जो गुड्स है वो तो इन्वॉइस पे था, जो लॉस हुआ वो भी इन्वॉइस पे हुआ है। तो जब हम ब्रांच पी&एल लिखेंगे, ये एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है ना, तो जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो तो जाएगा ब्रांच पी&एल अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा, ब्रांच पी&एल में। बट जो लोडिंग वाला पार्ट है, जो प्रॉफिट था उसका, वो आपको ट्रांसफर करना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि लोडिंग के लिए हमने अलग से बनाया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो बस वो पूरा पूरा लोडिंग कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। बाकी जो नॉर्मल लॉस है कॉस्ट, वो पूरे, जैसे मान लो मेरे पास जो गुड्स लॉस हुआ वो 110 का था, जिसके दो पार्ट थे, 100 का कॉस्ट था, 10 का प्रॉफिट था।
तो ये जो 100 है ना, ये तो जाएगा तुम्हारा P&L अकाउंट में, ब्रांच P&L में, और ये जो 10 है ना, वो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। इस तरह से हमको बाइफरकेट करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से अपना ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब इसका जो ब्रांच एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस होगा ना, वो ट्रांसफर होगा ब्रांच P&L में। वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ब्रांच P&L में। लास्ट टाइम क्या था, कॉस्ट पे डायरेक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट का बैलेंस था, वो ट्रांसफर होता था ब्रांच P&L में, क्योंकि वहां पे कोई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं था। बट यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हमने सेपरेट लेजर अकाउंट बनाया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी डिफरेंस आएगा ब्रांच स्टॉक का, पहले आपको ट्रांसफर कहाँ पे करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट में, और ब्रांच एडजस्टमेंट से आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ब्रांच P&L में। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ये जो आएगा आपका जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी होगा, वो सब आपको ट्रांसफर करना है पहले इधर, और ब्रांच एडजस्टमेंट से हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच P&L से। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, वो सेम का सेम रहेगा। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला जो अकाउंट था वो देख लीजिए बेटा, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे आएगा तो इसका लोडिंग सामने लिखना पड़ेगा, रिटर्न आया तो उसका भी लोडिंग सामने लिखना पड़ेगा। ये तो आप लेजर पोस्टिंग से भी कर सकते हो। अगर आपने दोनों अकाउंट बना लिए, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट, तो सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा, और जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब डेटर्स, अगर जो अकाउंट था ब्रांच डेटर्स, वो सेम है, एज इट इज है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे एक नई चीज सिर्फ एक ही है सर, जो हमको ध्यान रखनी है इस मेथड में, और वो चीज है सिर्फ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सी चीज है वो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सेम का सेम है। तो मैं बता दूं आपको, ये बड़ा सिंपल सा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ICAI ने इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो फाइनल अकाउंट तो सिंपल है, आप कॉस्ट पे ही बुक कर लीजिए, हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये था आपका डिपेंडेंट ब्रांच के मेथड, कॉस्ट पे और इनवॉइस पे। जो इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉक एंड डिटेल्स मेथड और डिटेल्स मेथड, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, और इसमें इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक एंड डिटेल्स मेथड, और इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका मेथड जिसे हमने बोला था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम जो देखेंगे इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है ICAI के मॉड्यूल में, वो हम देख लेते हैं। तो आप और मैं इलस्ट्रेशन 1 2 3 तो हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं अभी कौन से इलस्ट्रेशन है। तो 1 2 3 के बाद हम 4 पे आते हैं। ये देखिए 1 हो गया, 2 ऑलरेडी हो चुका है, 3 भी हम कर चुके हैं। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये जो दे रखा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड दे रखा है, और नीचे जो है एक और है इलस्ट्रेशन 5, सेम क्वेश्चन है, उसको डेटर्स मेथड से करने का है। तो फिर हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है वही करते हैं, स्टॉक एंड डेटर्स से देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। चलिए फिर, Harrison of Chennai has a branch at New Delhi to which goods are sent at 20% above cost। देखिए आपको पता होगा गुड्स को यहाँ पे बोला है अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्लस 20% दे रखा है। तो जितना भी कॉस्ट है आपका उसका 20% जो रहेगा ना, वो उसका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, लोडिंग रहेगा। द ब्रांच में both cash and credit sales branch expense are made partly from head office and partly by the branch। तो आधे आधे दोनों एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस incurred by the branch every month is sent to head office for recording। तो स्टेटमेंट भेजता है जो भी एक्सपेंस हुआ उसके बारे में। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दे रखा है आपको दैट इज द कॉस्ट प्राइस। पर मैंने बोला था अगर आपको इनवॉइस प्राइस दे रखा है तो इनवॉइस पे बनाने का है, और इनवॉइस पे बनाने का मतलब अपने को इनवॉइस प्राइस चाहिए। तो अगर 2 लाख कॉस्ट है, ठीक है, और उसका प्लस कीजिए कितना परसेंट, 20%, यानी इनवॉइस प्राइस आपका आ जाएगा 2,40,000। अब आगे देखिए, गुड्स रिसीव अ ब्रांच टिल 31 दिसंबर 2011 एट इनवॉइस प्राइस 2,20,000। तो 2,40,000 का इनवॉइस प्राइस गुड्स भेजा है, बट सामने 2,20,000 इनवॉइस प्राइस का गुड्स पहुंचा है। क्या इसका मतलब 20,000 इन ट्रांजिट है कि नहीं है? बिल्कुल सर, 20,000 क्या आ गया, इन ट्रांजिट आ गया। तो इसका और इसका डिफरेंस 20,000 ये आपका इन ट्रांजिट आ गया। ठीक है, आगे देखिए, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, सेल दे रखी है आपको, कैश सेल्स भी दे रखी है, कोई इशू नहीं है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस वो भी दे रखा है, एक्सपेंस पेड बाय द एचओ वो भी दे रखा है। बेड डेप्स इतना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है।
बैलेंस दे रखा है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग में स्टॉक कॉस्ट पे रखा है 25,000। तो मैंने बोला था अगर इनवॉइस फीस के ऊपर 20% ऐड कर लो तो 30,000 आपका इनवॉइस प्राइस हो गया। ओपनिंग का कितना इनवॉइस प्राइस हो गया? 30,000। उसके बाद क्लोजिंग ऑलरेडी इनवॉइस पे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। डेटर्स दे रखा है और कैश इन हैंड दे रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको दे रखी है। अभी करना क्या है, अपने को सबसे पहले अकाउंट बनाने का है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और उसी के साथ में भी बनाइए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों साथ में बनाओ। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है? इनवॉइस प्राइस चाहिए, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस यहाँ पे दे रखी है 30,000। तो मैंने ब्रांच स्टॉक में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है, ये आपका आ गया 30,000। जैसे 30,000 ये आया, इसके सामने ब्रांच एडजस्टमेंट में अपोजिट साइड में ये टू में, तो बाय में अपने को लोडिंग में लिखना पड़ेगा। वर्डिंग यूज करूंगा टू बाय स्टॉक रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, ये रहा, बाय स्टॉक रिजर्व 5,000। ठीक है, 25 30 माइनस किया तो 5,000 आ गया, बीच का डिफरेंस। अब गुड्स सेंड था तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आपका गया 2,40,000, तो सर 2,40,000 आ गया। अब इसका लोडिंग जो है ना वो ब्रांच एडजस्टमेंट के बाय में आएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच प्रकरण में लोडिंग। तो ये देखिए बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000, 2,40,000 था इनवॉइस, कॉस्ट 2 लाख, तो प्रॉफिट डिफरेंस हो गया 40,000 का। इसके बाद आगे चलते हैं। सर ये भी हो गया। अब आगे देखिए आप, इसके बाद क्या होगा तो स्टॉक आपका हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया। सेल्स, सेल्स तो प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं करने का है, तो सीधा आप लिख दो बाय कैश में बाय ब्रांच कैश अकाउंट, और पेड में बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट मतलब 55 65 एंड 59 ये आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना सर। अब यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल लॉस नहीं दे रखा है तो हमको नहीं करना है। अब बचा क्या सर? तो अब बची जो चीज़ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये देखिए 28 का इनवॉइस प्राइस है, तो ये सीधा का सीधा इनवॉइस प्राइस आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। फिर आपको बता दो ये गुड्स इन ट्रांजिट भी था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सर गुड्स इन ट्रांजिट जो होता है ना वो जिसको भेजा है, ठीक है, उसका माना जाएगा। तो ब्रांच एचओ ने भेजा है ब्रांच को, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच का माना जाएगा, तो ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा। तो यहाँ पे ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20,000 इनवॉइस प्राइस गुड्स ऐड कर लो, तो 20 का ऐड कर लिया। टोटल जो इसका क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो हुआ है 48,000। कितना हुआ है? 48,000। ठीक है, बस इतना कर लिया आपका। अब इसके ऊपर भी प्रॉफिट होगा जो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में इसका भी प्रॉफिट जो है ना वो आप लिख दो। ठीक है, स्टॉक का प्रॉफिट अपोजिट साइड में आएगा। 48,000 इज योर इनवॉइस प्राइस, 20% कॉस्ट में इंक्लूड है, तो ऐसा कर सकते हैं 48,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम ऐसे कर सकते हैं 48,000 डिवाइड बाय, इसमें कॉस्ट प्लस इंक्लूड है तो 20, सीधा का सीधा आपको मिल जाएगा 8,000। ठीक है, या 1/5 ऑफ द कॉस्ट इज 1/6 ऑफ द इनवॉइस, तो 8,000। अब बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है सर ये कैसे निकालते कॉस्ट का इनवॉइस का। तो देखो कॉस्ट ये होती है, ये इनवॉइस प्राइस होता है। ठीक है, अगर कॉस्ट का 1/4 है बेटा तो वो इनवॉइस का 1/5 होगा। कुछ नहीं किया, 1/4 ना, तो जो आपको दे रखा 1 को सेम, ऊपर वाले को सेम रखिए, नीचे वाले को क्या कीजिए जो ऊपर वाला उसमें ऐड कर लीजिए, तो 1/4 का 1/5 हो गया। अगर कॉस्ट का 1/5 है यानी 20% है तो इसका ये 1/6 हो जाएगा। अगर कॉस्ट का 2/7 है तो इनवॉइस का 2/9 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। एनीवेज ये तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा, तो कोई बड़ी डील नहीं है इसको करना। चलो ये हो गया आपका। तो ये 8,000 आ गया आपका, आपके पास आ गया, बिल्कुल सर आ गया मेरे पास। अब इसमें याद ना गुड्स मैंने बोला इन ट्रांजिट वाला भी इंक्लूड है, बिकॉज वो भी पार्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। तो पूरा 48,000 पे आया है। अब सर क्या, बस अभी हो गया इतना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो भी बैलेंसिंग फिगर आया है इसका ब्रांच स्टॉक का, मैंने बोला था जो भी ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,000 यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो इसको आपको ट्रांसफर करना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो वहाँ पे 2 में था तो यहाँ पे बाय में आ जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक आप देख लो 2,000 ये आ गया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गया, उसका जो भी डिफरेंस था वो यहाँ पे आ गया। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो जाएगा ब्रांच पी&एल में। ठीक है, तो ये आपका चला गया, जीपी आ गया, ये ट्रांसफर होगा ब्रांच पी&एल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे जीपी लिखा है, कोई बात नहीं, आप भी लिख सकते हो, चाहे तो आप वर्ड यूज कर सकते हो ब्रांच पी&एल, तो ब्रांच पी&एल में चला जाएगा। तो ये तो था आपके दो अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए डेटर्स अकाउंट में कोई इशू नहीं है, वो आपको जैसे बनाते वैसे बनाने का है। कैसे बनेगा इस सब में? तो ओपनिंग डेटर्स दे रखा है, बिल्कुल सर,
क्लोजिंग डेटस दे रखा है, बिल्कुल सर। तो ओपनिंग डेटस क्लोजिंग डेटस सारा दे रखा है आपको, तो ओपनिंग डेटस ले लीजिए, ये ओपनिंग आ गया। 2 में ओपनिंग डेटस ले लीजिए। फिर क्रेडिट सेल आएगा, क्रेडिट सेल आपको दे रखा है 1,65,000, ये आ गया। तो देखिए डेटस अकाउंट में ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्रेडिट सेल आ गया। उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पे डेटा से रिलेटेड क्या चीज़ है, तो बेड डेप्स है सर, बेड डेप्स आ जाएगा बिल्कुल। तो ये बेड डेप्स भी आ गया, 2 बेड डेप्स आ गया, ठीक है। इसको आप ब्रांच पी एन एल ले सकते हो। अब सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बढ़िया, 26,000 का, वो बाय में लिख दीजिए, बाय 26,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब सर जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो आपका आ जाएगा बाय कैश यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,71,000। हालांकि इधर जरूरत नहीं है, बट लीजिए तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने बना दिया है। अब कुछ नहीं, ब्रांच कैश बना सकते हो आप। अब उसमें क्या होगा वो देख लो, ब्रांच कैश कैसे बनाओगे। ओपनिंग कैश आपको दे रखा है सर, बिल्कुल 5,000 2,500 ओपनिंग क्लोजिंग, तो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिख दिया। ये ओपनिंग आ गया, एक क्लोजिंग आ गया, बराबर है। अब सर रेमिटेंस क्या होगा, तो रेमिटेंस बड़ा सिंपल है। ये रेमिटेंस कैसे निकलेगा आप वो देख लो। उससे पहले ये बताओ डेटर्स से कितना पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स जो आपने लिखा था ब्रांच डेटर्स 1,71,000 जो ऊपर निकाला है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो जी, ये यहाँ पे आपका आ गया है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हो गया अपना, ओपनिंग डेटर्स कैश हो गया, क्लोजिंग कैश हो गया, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये भी हो गया। उसके बाद जो आपने कैश में सेल्स किया है वो भी आपका स्टॉक आ गया, जैसे ऊपर से यहाँ पे आया लेजर पोस्टिंग हुआ है ब्रांच बैंक, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन में देखिए रेमिटेंस की आपने 2,22,500, तो आपका रेमिटेंस भी आ गया बाय बैंक। अब रेमिटेंस की एंट्री कैसे करेगा ये सुन लो। एचओ बोलता है पैसा मेरे पास आया है, तो उसके तो नॉर्मल बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू किससे आया है, तो ब्रांच के कैश आया है, तो टू ब्रांच कैश, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाती है, बैंक रेमिटेंस आ गया, टू ब्रांच कैश हो गया। अब जो एचओ ने एक्सपेंस पेड किए आपके, कितने पेड किए जरा देख लीजिए, 12,000 एक्सपेंस पेड बाय द एचओ। तो ये देखिए 12,000 जो एचओ ने एक्सपेंस पेड किए वो आ गए। तो ब्रांच पी एंड एल आ गया, इसके ये आ गया ब्रांच पी एंड एल। और वो पैसा कहाँ से आया था, एचओ ने भेजा था, तो एंट्री कॉन्ट्रा होगी ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री समझा दो एक बार, सिंपल सा है। उसने बोला था जो भी एक्सपेंस होंगे वो कौन पे करेगा, एचओ करने वाला था, तो एचओ ने जो भी खर्चा हुआ है ब्रांच का वो एचओ ने उसको भेज दिया, तो ये यहाँ पे आ गया 12,000। तो दैट्स नॉर्मल एंट्री, पैसा आया पैसा गया, जो खर्च किया वो पैसा आया था वो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, सामने आ गई। और जो भी डिफरेंस है वो तुम्हारा ब्रांच पी एंड एल हो गया, मतलब ये एक्चुअली ये खर्चा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कुछ एक्सपेंस एचओ करेगा, कुछ एक्सपेंस ब्रांच करेगा। तो ब्रांच ने कितने एक्सपेंस किए क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, दे दिया है क्या यहाँ पे देख लो, कहीं पे नहीं दे रखा है, बट हम निकाल सकते हैं। कैश का बैलेंस बाय में आया, क्यों, क्योंकि वो खर्चा किया उसने। तो आपको पता है ये एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर है, ये एक्सपेंस है जो किसने किए हैं, ब्रांच ने किए। तो 10,000 का खर्चा आ गया। अब जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो जो जीपी ये कहाँ से आया सर, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आया है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट से 39,000 आ गया। जो एक्सपेंस पेड किए 12,000 एचओ ने और ब्रांच ने 10,000, टोटल 22,000 ब्रांच के पीएनएल में दोनों आएगा, ब्रांच के पीएनएल में दोनों आएगा, क्योंकि खर्चा तो हुआ ही है, चाहे एचओ पे करे या ब्रांच करे। बेड डेप्स आ गया आपका, और फाइनली ये बैलेंस है, ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया 16,250। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें सिर्फ जो डाउट आ सकता है वो आ सकता है ब्रांच कैश में सर, तो बड़ा सिंपल सा है, दो चीज है, जो खर्चा हुआ है जो एचओ ने खर्चा किया है, ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी, और जो ब्रांच ने किया वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो एचओ ने किया बेटा, एक्सपेंस पेड बाय द एचओ, वो आपका आ गया 12,000, और सामने उतना पैसा उसके पास भी आ गया एज पर कॉन्ट्रा एंट्री 12,000 का, और जो ब्रांच ने किया है वो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल गया। चलिए, तो ये आपका हो गया। इस तरह से ये प्रॉफिट आपका आ गया है। आगे चलते हैं हम, इलस्ट्रेशन 5, ये सेम ही इलस्ट्रेशन 4 ही है, बस इसको डिटेल्स मेथड से करने का है। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक होता है, असेट होती है। सबसे पहले सब ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास जी सर 30,000 का था, उसका लोडिंग सामने हटाइए, तो ये लोडिंग से सामने हट गया, ठीक है, तो इसके सामने इसका लोडिंग हट गया। डेटस में कुछ लोडिंग होता ही नहीं है, पूरा पूरा ओपनिंग लिख दिया, ओपनिंग डेटस आ गया, क्लोजिंग डेटस भी आ गया। ओपनिंग स्टॉक आया, वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी आता है 48,000 इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट, याद रखना। तो 48 आ गया बेटा, इसका भी तो लोडिंग होगा, इसका लोडिंग जो है वो सामने निकाल दिया 8,000। देखो लोडिंग तो दोनों मेथड में सेम ही रहेगा, तो कोई इशू नहीं होगा।
हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच टू लाख 40,000 दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। अब इसका लोडिंग जो है वो सामने निकाल दिया, ये देखिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000, ये इसका लोडिंग सामने आ गया। एक्सपेंस पेड बाय एचओ 12,000 जो था वो आ गया। ब्रांच ने जो एक्सपेंस पेड किया कभी भी इधर नहीं आता है, याद रखना। सर ये भी हो गया। रेमिटेंस जो था वो कैश सेल्स हो गया, और जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ है वो भी आएगा। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ है, अब यहाँ पे सोचने लायक बात है, सर कितना रेमिटेंस करेगा। वैसे तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2,22,500, आप सीधा भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा लॉजिकली चलोगे तो पता चलेगा सर ब्रांच कितना पैसा एचओ को भेजेगा। एक तो जो कैश सेल्स हुआ वो वाला, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ वो वाला। बट क्या ब्रांच ने खुद भी कुछ खर्चा किया है क्या? यस सर खर्चा किया है, अभी ऊपर अपन ने निकाला था। तो सर वो खर्चा वो भी तो आएगा, तो बेटा वो खर्चा भी माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो आएगा। हालांकि आपको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज डायरेक्ट आपको दे रखा है। तो ये आ गया आपके पास, ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल दिया, और सीधा आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेथड इनवॉइस प्राइस पे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इलस्ट्रेशन 5 भी आपका हो गया। तो 1 2 3 4 5 तक हम ऑलरेडी सारे इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। हमने ब्रांच अकाउंट, टोकन ब्रांच अकाउंट में डेटर्स मेथड, टोकन डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड तीनों देखी, ऑन कॉस्ट भी देखी और ऑन इनवॉइस प्राइस भी देखी है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है गाइस। आगे चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इलस्ट्रेशन आपका 5 भी हो चुका है, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। देखो ये जो इलस्ट्रेशन ना काफ़ी सिंपल है, बट लोगों को समझ में नहीं आता है। हम इसको समझते हैं काफ़ी सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट सबसे ईजी रहेगा फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक है। आप खुद देखोगे, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच ऑफ बेस्ट न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स आर इनवॉइस एट द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। देखिए तो यहाँ पे ये आपका एचओ है, ठीक है, ये हेड ऑफिस है, ठीक है। ये क्या करता है, गुड्स को कॉस्ट प्लस 20%, यानी 100 का मान लो कॉस्ट है, कितना कॉस्ट है 100 का, तो ये जो अपने ब्रांच को भेजता है, ये आपकी ब्रांच आ गई, इसको ये कितने में होगा 120 में, कितने में आएगा 120 में। आगे बोलता है द सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। सेल प्राइस जो है इसका, सेल प्राइस यानी कस्टमर जो दूसरे लोग कस्टमर होंगे उनको जो बेचेगा वो बेचेगा कॉस्ट प्लस 50%, यानी 150 में। इसका मतलब आप देख रहे हो बड़ा सिंपल सी चीज हो रही है। एचओ 100 रुपीज में कोई चीज ले रहा है, उसका कॉस्ट 100 रुपीज है, वो ब्रांच को 120 में भेज रहा है और ब्रांच उसको 150 में सेल कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया कॉस्ट प्लस, ठीक है, कॉस्ट प्लस। तो कॉस्ट है 100 और उसका 50%। एग्जाम में गलती क्या करते हो आप, जल्दबाजी में डायरेक्ट ब्रांच का 120 का प्लस 50% कर लेते हो, तो ये चीज आपको नहीं करने की है। आगे चलते हैं, तो आपको पता चल गया 100, 120 एंड 50, 150, ये तीन चीजें अपने पास है। गुड्स सेंड ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे, गुड्स सेंड ड्यूरिंग द ईयर इनवॉइस प्राइस पे, सेल्स दे रखा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच, इतने एक्सपेंस हुए। आपको पूछा है द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और ब्रांच का स्टॉक रिजर्व कितना है क्लोजिंग स्टॉक में, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो देखिए बड़ा सिंपल है, मैंने बोला कोई भी मेथड आप यूज करो, जैसे मैं यहाँ पे अभी मेथड यूज करूंगा फाइनल अकाउंट मेथड। तो आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ठीक है, आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, तो प्रॉफिट आप सीधा भी निकाल सकते हो। बताइए सबसे पहले कितना ओपनिंग स्टॉक है, अब देखोगे आप तो सर ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो है 2,20,000, बट इनवॉइस प्राइस है बेटा। हमको जब आप ब्रांच का बना रहे हो ना, तो ब्रांच को कितने में मिला, ब्रांच को मिला सर 220 में इनवॉइस प्राइस पे, तो उसके लिए कॉस्ट तो 220 ही हो गया, तो 2,20,000 ब्रांच का कॉस्ट हो गया। ओके, उसके बाद क्या उसने कुछ परचेज किया, नहीं सर, बट हाँ गुड्स सेंड तो इतना हुआ है, तो 2 गुड्स सेंड, आप गुड्स सेंड जो आया है वो आया है टोटल मिला के 11 लाख का, वो भी इनवॉइस प्राइस है, बढ़िया, हमको इनवॉइस प्राइस ही चाहिए। ओके, नहीं दिया होता तो भी अपने को इनवॉइस प्राइस ही लेना पड़ता, सेल्स दे रखा है।
कितना सेल्स है आपका 12 लाख, तो 12 लाख का आपका सेल्स आ गया। अब क्या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है? नहीं सर, वो नहीं दे रखा है। क्या जीबी दे रखा है? नहीं सर, वो भी नहीं दे रखा है। तो अब क्या करें, अब कैसे निकाले? जब दो चीज अपने पास नहीं है तो कैसे करना है? बट एक हिंट दे रखा अपने को, क्या सर, कि हम जीबी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा सुनना बेटा। ये बता, तेरा जो 12 लाख का सेल हुआ है, एक्चुअली वो कितने के हुआ है? 150 में हुआ है ना भाई। सेलिंग प्राइस क्या थी सर? 150। एक की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 150 थी। तो मैं ये बोलूँ क्या 12 लाख जो है वो एक्चुअली 150 के बराबर है? यस सर। अब ये बता, ब्रांच का प्रॉफिट कितना है? तो सर ब्रांच का प्रॉफिट ये है 30 रुपीज ब्रांच प्रॉफिट। ये जरा ब्रांच का प्रॉफिट है 30 रुपीज, तो यानी 30% हो गया एक तरह से। तो मैं इसको इंटू 30 करूँ क्या, तो ब्रांच का प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये टोटल मिला के आ गया 2,40,000। तो देखिए 2,40,000 आपका आ गया है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए 2,20,000 प्लस 11 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 12 लाख, तो 3,60,000 का बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ गया, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 3,60,000 का। तो 3,60,000 का अपने को क्या मिल गया? क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जीपी यहाँ पे आ गया 2,40,000। अभी एक्सपेंसेस हुए ब्रांच के, तो पीएनएल में तो एक्सपेंस भी आते हैं। टू एक्सपेंसेस 45,000 के, तो टू नेट प्रॉफिट बताइए कितना आ गया? 1,95,000। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। बस इतना ही था। इसने यही पूछा ना, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच, तो प्रॉफिट ब्रांच ने कितना अर्न किया? 1,95,000। बस इतना ही अर्न किया है ब्रांच ने प्रॉफिट। अब इसने पूछा है कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक जो था कितने का था आपका? 2,40,000 का, सॉरी 3,60,000 का था। तो 3,60,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो सर 3,60,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसमें बोला है अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कौन सा होता है बेटा? जो कमाया नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है एक्चुअली ये किसके पास पड़ा है? ब्रांच के पास पड़ा है। ये ब्रांच के पास देख रहे हो, तो ब्रांच के पास जो था गुड, उसका वैल्यू था 120। कितना था वैल्यू? 120। और इसमें कितना अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया है सर? ये वाला 20, जो एच और ब्रांच के बीच में था। तो मैं ऐसे बोलूँ क्या, अगर 3,60,000 आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, वो 120 के परसेंट बराबर था, तो 20 के बराबर कितना आ गया? तो 3,60,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, दैट इज योर 60,000 रुपीज। तो 60,000 का क्या आ गया? अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बस ये दो चीज पूछी है, दोनों मैंने कर ली। आप देख सकते हो आईसीआई का आंसर। देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ऐसे किया, हमने शॉर्टकट से किया है, अच्छे मेथड से किया। आपको आंसर से मतलब है, आंसर मिल गया मुझे। ओके, उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया, तो आप कुछ भी करो, आप उसको आंसर चाहिए, आपका आंसर मैच हो गया। 1,95,000 इज नेट प्रॉफिट, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट बोला, तो वो भी है 60,000 का, तो वो भी मैच है। ये आपको करना कुछ काम यहाँ पे नहीं है, आप डायरेक्ट इस मेथड से समझ सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है। 100 का था, 120 में ब्रांच को भेजा, ब्रांच ने 150 में सेल किया, और ट्रेडिंग पीएनएल बनाया हमने, नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, और उससे अपने को जीपी मिल गया। जीपी से बैलेंस फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकाला, फिर फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया 1,95,000, जो मैच हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट भी अपन ने निकाल दिया। बस इतना ही था। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 7 देखिए। सेलवेल हु कैरिड ऑन रिटेल बिजनेस ओपन अ ब्रांच एक्स ऑन Jan 1, 2011। तो नई ब्रांच ओपन हुई है, इसका मतलब कोई ओपनिंग असेट नहीं होगी, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। वेयर ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट बेसिस, सारे सेल्स क्रेडिट पे होता है। ऑल गुड्स आर रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच वर सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस, सारा गुड्स हेड ऑफिस से आएगा, मतलब कोई डायरेक्ट परचेज नहीं है। एंड वर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 10% अबोव कॉस्ट, और वो 10% प्रॉफिट ऐड करके भेजती है। द फॉलोइंग विद द ट्रांजेक्शन, आपको अलग अलग मंथ जैन फेब मार्च 3 महीने का दे रखा है, कितना गुड्स सेंड किया। परचेज प्राइस यानी कॉस्ट दे रखा है, ये आपका परचेज प्राइस, मतलब ये क्या हो गया? कॉस्ट हो गया।
सेल आपको दे रखा है, बिल्कुल सर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रेमिटेड टू हेड ऑफिस, वो भी दे रखा है, इतना रेमिटेंस किया। रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब इतना ये रिटर्न हुआ है, हेड ऑफिस एचओ को रिटर्न किया है, और वो इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है। चलिए जी बढ़िया। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 मार्च 2011 अमाउंटेड टू 53,400। ये क्लोजिंग स्टॉक है जो इनवॉइस टू ब्रांच है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है। आगे देखिए, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन द हेड ऑफिस बुक, ठीक है कर लेंगे हम। शोइंग द बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड द ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ एंडेड ऑन दैट डेट, मतलब 3 महीने का प्रॉफिट भी निकालना है। अब कौन सा मेथड यूज करना है कोई मेंशन नहीं है, आपकी मर्जी कोई भी करो। अगर ज्यादा नहीं हो तो अब अच्छा होगा कि आप ब्रांच का डेटर्स मेथड यूज करें, क्योंकि उसमें एक छोटा सा अकाउंट होता है, काम हो जाता है। तो देखिए, बुक्स ऑफ सेलवेल ब्रांच अकाउंट किया, क्या ओपनिंग स्टॉक था? ओपनिंग स्टॉक था सर, कुछ नहीं था। तो टू बैलेंस ब्रॉट में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो नील हो गया। टू गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया सर, यस। बट याद रखना, अगर ये इनवॉइस पे बना रहे हो, दे रखा तो इनवॉइस पे बनाना होगा। इसका मतलब टू गुड्स एंड टू ब्रांच कौन सा प्राइस चाहिए अपने को सर? इनवॉइस प्राइस चाहिए। आपको जो दे रखा है गुड्स एंड टू ब्रांच, वो कौन सा है? कॉस्ट है, तो इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया यार, टोटल बताइए इसका? 1,50,000 सर। तो 1,50,000 में कितना परसेंट ऐड किया? 10%। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 1,65,000। तो ये 1,65,000 इसका आ गया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस आ गया। अब इसका लोडिंग जो है आप सामने लिख दो, जैसे हम लिखते हैं टू बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये अलग दिख रहा है, क्योंकि बेटा इसने रिटर्न वाला लेस करके किया है। अब करने के दो वे होते हैं, या तो आप क्या करो, सामने डायरेक्ट 15,000 इधर लिख दो और रिटर्न का भी सामने लिख दो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। या फिर आप नेट करके देखो, दोनों में आंसर सेम आएगा। जैसे मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मान लो पूरा लिखता 15,000, ठीक है, तो ये अपना आ जाता। उसके बाद सर कैश कलेक्शन जो भी वो रेमिटेंस हुआ दे रखा है, टोटल किया 1,06,000, तो ये आपका आ गया, कलेक्शन भी आ गया 1,06,000। उसके बाद आगे देखिए, जो रिटर्न किया है सर, ये रिटर्न किया है, ये इनवॉइस प्राइस दी है, तो डायरेक्ट टोटल कर दो। तो ये इनवॉइस प्राइस है, डायरेक्ट मैंने कर लिया। अब इसका भी तो प्रॉफिट है, वो भी तो आपको सामने लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने डायरेक्ट नहीं, जिस तरह से ऐसे 15,000 किया है, तो मुझे इधर लिखना पड़ता टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न और लोडिंग, ठीक है। तो 4,200 जो था वो एक्चुअली डिवाइड बाय 110 के बराबर था, तो इंटू 10 के बराबर कितना होता? तो आंसर आता 3818। कितना आंसर आता आपका? 3818। तो अब बताओ, ये 15,000 इधर लिखा तो भी आपका आंसर मैच होता। अब इसने क्या किया, मॉड्यूल ने 15,000 माइनस 3818 जो किया है, कितना आता है आपका? सॉरी 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 4,200 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, 381 होता है। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए 381 होता है। तो 15,000 जो आपका था उसमें से माइनस किए 381, आपका आंसर था 14,619 या 14,618। क्या यही आपका आंसर था इधर? यस सर, यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट आ गया। तो सर ये शॉर्टकट है, इसको यूज कर सकते हो आप एग्जाम में। बिल्कुल करना क्या है, आपको गुड्स एंड इनवॉइस पे लेना है, गुड्स रिटर्न भी इनवॉइस पे लेना है। अब जब लोडिंग निकालोगे ना, तो नेट का लोडिंग निकालना। किसका निकालना? नेट का। तो आप काम करना, 1,65,000 जो आपके पास है, उसमें से जो 4,200 है उसको माइनस कर लो, जो बच गया उसका लोडिंग आप सीधा यहाँ पे निकाल दो। या दोनों का अलग निकालना चाहते हो अलग भी निकाल सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आप चाहे तो एग्जाम में अलग अलग करो, ज़्यादा बेटर है, कंफ्यूजन होगा नहीं। तो अलग अलग सामने सामने लिख दीजिए, जैसे अभी तक हमने किया है। तो ये गुड्स एंड की आपका ये लोडिंग भी आ गया, गुड्स ब्रांड भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, इनवॉइस प्राइस पे ही है। यस सर, बिल्कुल डन। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो है, आप भूल जाओगे एग्जाम में, वो है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। आप क्लोजिंग असेट लेते हो ना, तो उसमें डेटर्स भी आता है। अब बताओ, डेटर्स जो है यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, तो आपको डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाइए डेटर्स अकाउंट। तो आपने मेमोरेंडम अलग से डेटर्स अकाउंट बनाया, ओपनिंग तो कुछ था नहीं, डेटर्स सेल्स किया, क्रेडिट में था सारा, वो आपने ले लिया। कलेक्शन कितना हुआ वो भी ले लिया, तो बचा हुआ मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया क्लोजिंग डेटर्स, दैट इज 29,000। तो ये आ गया 29,000 आपका क्लोजिंग डेटर्स। टोटल आपका ये क्लोजिंग असेट हो गया। जो बचा हुआ था आपका क्लोजिंग स्टॉक पे आप निकाल दीजिए। क्या निकालना पड़ेगा आपको, भूलिए मत? यस, लोडिंग। तो लोडिंग भी निकाल दीजिए, तो वो भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो लोडिंग निकाल दिया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे आप दे सकते हो 4,855। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका लोडिंग इधर आ गया
और बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम बोलते हैं जिसके लिए हमने मेहनत की है। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट 376363। इस तरह से आपका ये हो गया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच वैसे पूछा नहीं है, फिर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, हमने सीखा भी था। आपने ऊपर लेजर बनाया तो गुड्स सेंड टू ब्रांच बना सकते हो वर्किंग नोट में। यस सर। कैसे आया सर? ब्रांच अकाउंट बनाया तो अपोजिट आ गया 1,65,000, रिटर्न सामने आ गया, लोडिंग आ गया, और ये बचा हुआ ट्रांसफर होता जाता है आपका ट्रेडिंग में, नहीं परचेज में। बस यही था आपका। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6। 6 वाला जो था डेटस मेथड पे था, 7 वाला डेटस मेथड पे था, 6 वाला आपका फाइनल अकाउंट मेथड पे था। ठीक है, तो अभी तक भी हमारी 3 मेथड ही चल रही है। ब्रांच अकाउंट का डेटस मेथड जिसमें ब्रांच अकाउंट बनता है, स्टॉक एंड डेटस, और फाइनल अकाउंट मेथड। तीनों के अलावा अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं देखा है। तो ऐसा बोल सकता हूँ 1 से लेकर 7 तक आपका वही है। इवन ध्यान से देखोगे तो बेटा 8 भी वही है। इलस्ट्रेशन 8 देखिए, वो भी सेम ही है जैसा हमने स्टॉक एंड डेटस मेथड किया ना, वैसा वही है। हिंदुस्तान इंडस्ट्री मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोचिन टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 25%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस 25 पे बेचता है। द ब्रांच सेल बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। द ब्रांच एक्सपेंस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द हेड ऑफिस, बढ़िया। एंड द ब्रांच हैज रेमिटेड ऑल द कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, बढ़िया, वो भी रेमिटेंस कर लेता है। From the following details relating to the calendar year 2011 prepared in the account in the head office ledger and certain the branch profit, branch का प्रॉफिट निकालना है। ये बोला ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब डिपेंडेंट हो गया। अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है आपको, रिटर्न जो है वो दे रखा है, इनवॉइस पे भी वही है, स्टॉक दे रखा है आपको, सेल्स दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, रेंट रेट, सैलरी, ऑफिस स्टॉक, ये सब दे रखा आपको इनवॉइस प्राइस पे। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो यहाँ पे इसने पूछा है ब्रांच अकाउंट तो बनाइए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, लेकिन कौन सा पूछा है? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब हालांकि वो बोल रहा है ब्रांच अकाउंट बनाओ, लेकिन फिर भी कौन सा मेथड जब बोल दिया ना बेटा, तो क्वेश्चन भाई बाप है। क्वेश्चन ने बोल दिया स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो वही करने का है। इसका मतलब सारे के सारे लेजर अकाउंट बनेंगे। चलिए फिर सबसे पहले बनेगा आपका स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नाम दे रखा है कोचिंग ब्रांच, तो कोचिंग ब्रांच लिख दीजिए। इसके साथ में एक आपको अकाउंट बनाने का है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी, तो दोनों साथ में बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक सर, यस, ओपनिंग स्टॉक और रिजर्व सामने ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख दिया आपने। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच 6 लाख, उसका जो लोडिंग था, प्रॉफिट था, वो सामने लिख दिया। सेल्स रिटर्न हुआ तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, बट उसका लोडिंग नहीं निकलता है, याद रखना। सेल्स हुआ है, बढ़िया, कैश क्रेडिट दोनों लिख दो आप, उसमें कोई इशू नहीं है, उसका कोई लोडिंग होता ही नहीं है। गुड्स रिटर्न हुआ है जी सर 12,000 का, तो ये जो रिटर्न हुआ है ना, गुड्स रिटर्न हुआ है आपका, तो अब इसमें देखिए 12,000 का क्या उसका लोडिंग निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। गुड्स है तो आ गया इसका 150, ये भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सब निकला जाता है। और इस तरह से मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसका भी लोडिंग आ गया सामने, क्लोजिंग स्टॉक का भी। तो ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग भी आ गया। और फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वो आपका चला जाएगा ब्रांच P&L में। कहाँ पे जाएगा? ब्रांच P&L में, ठीक है। और इधर का जो बैलेंसिंग फिगर हुआ स्टॉक का, वो बेटा आ जाएगा ब्रांच, देखो यहाँ पे है ना, इसने दोनों ब्रांच P&L में भेजा है, बट आप बार बार चेंज मत करो, अपना वे जो है वो सेम ही रखो। तो मैं तो आपको बोलता हूँ पहले इसको ट्रांसफर कीजिए ब्रांच एडजस्टमेंट में, और ये 24,000 यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे आ गया ब्रांच स्टॉक 24,000। इसको ये फिर इससे आपका बढ़ जाएगा, और फिर ट्रांसफर करिएगा ब्रांच P&L में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अलग अलग किया है, अगर हम करेंगे तो दोनों कंबाइंड होकर साथ में आ जाएगा। अच्छा रहेगा कि आप मेथड चेंज ना करो, एक ही यूज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो सेम है, जो नया नहीं है इसके लिए हम जल्दी आ रहे हैं, जो बताया था वही है पूरा, इसमें जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच आपको पता है, ऊपर लेजर पोस्टिंग की है, हर जगह लिख दो। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला। ब्रांच डेटर्स आप बचपन से बढ़ाते आए हो, ओपनिंग बैलेंस ये क्रेडिट सेल का है, ये पैसा जो कलेक्शन हुआ वो वाला है, ये सारे एक्सपेंसेस है, सेल्स रिटर्न है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो कुछ इशू नहीं है। एक्सपेंसेस आ गए सारे, कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? ब्रांच P&L में, ये ब्रांच P&L में एक्सपेंसेस आ गए, और फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो इसको इसके लिए किया कि हम ऑलरेडी ऐसा सेम सम कर चुके हैं, एक तरह से ये आपका होमवर्क ही मैं मानता हूँ, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में हो जाएगा, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी बहुत सारे सम है, ओके। तो अगर कोई IPCC है तो उसके प्रैक्टिस मैनुअल तो उसके पास होगा ही होगा,
अगर कोई न्यू में भी है तो आप ICAI के मॉड्यूल से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी दे सकते हो। तो जो भी PM के सम है तीनों मेथड के, डिपेंडेंट ब्रांच के, वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका मतलब अभी तक हमने पूरे के पूरे 8 इलस्ट्रेशन देख लिए। ठीक है, तो हमने 8 इलस्ट्रेशन यहाँ पे पूरे के पूरे देख लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे 8 इलस्ट्रेशन जो है वो हम देख चुके हैं। और तीनों में, सब इलस्ट्रेशन में 3 मेथड ही थी, डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स और फाइनल अकाउंट। तो वो सारी मेथड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप बताइए मुझे कमेंट करके सर कैसा लगा। बाकी वाले जो क्वेश्चन है, जो अपन इलस्ट्रेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चन कीजिए, PM के सारे सम सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन हमने देखे हैं ना, उनको भी आप अभी याद से घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में। जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करोगे ना, छोटी छोटी एरर होगी। तो प्लीज मेरी बात मानिए, सबको जितने भी इलस्ट्रेशन किए सबको आपको सॉल्व करने का है नोटबुक में। थैंक यू सो मच।